जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जो आपके न्यूज़ में रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, आपके आने वाले सीडीएस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। पिछली वीडियो में हमने कुछ आर्टिकल्स के बारे में देखा था, आर्टिकल 102 के बारे में देखा था, आर्टिकल 350A के बारे में देखा था, आर्टिकल 351 के बारे में देखा था, आर्टिकल 110 के बारे में भी देखा था। यानी इस प्रकार से जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने देखा था जो न्यूज़ में रहे हैं। आज हम आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रहेगा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा के आपके काफ़ी मेंबर जो है रिटायर हो रहे हैं, काफ़ी जगह बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं राज्यसभा की सीट्स के लिए। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा, फेब के मंथ में गुलाम नबी आज़ाद भी हमारे रिटायर हुए थे राज्यसभा से, और वो न्यूज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। अभी यहाँ पर जो राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, राज्यसभा जो है हमारा परमानेंट हाउस है। आपको पता है कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा आपकी यहाँ पर भंग नहीं होती है। आपको ये भी पता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको आर्टिकल पूछा जा सकता है राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में, यानी कि राज्यसभा के अंदर हमारे कितने मेंबर्स होंगे, ये हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है। यानी राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए, आर्टिकल हमारा जो 80 है, आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें बताता है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है 250। हालांकि फिलहाल जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसमें से 233 मेंबर्स यहाँ पर आपके इलेक्टेड रहते हैं और यहाँ पर आपके 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड रहते हैं। तो ध्यान में रखना, राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में हमें कौन से आर्टिकल से पता लगता है, आर्टिकल 80 से पता लगता है। अगर हम यहाँ पर बात करें राज्यसभा के मेंबर्स के टेन्योर के बारे में, तो इनका जो टेन्योर रहता है वो 6 वर्ष का रहता है, और यहाँ पर हर 2 वर्ष के बाद आपको 1/3 मेंबर जो हैं रिटायर होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, जो आपके भारत के संविधान का शेड्यूल 4 है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सीट्स को जो एलोकेट किया जाता है राज्यों के लिए, हमारी यूनियन टेरिटरीज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन, इसका मेंशन आपको देखने को मिलता है शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा यहाँ पर आपका आर्टिकल 84 इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप सभी को पता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु जो है आपकी कम से कम 30 ईयर्स की होनी चाहिए। और यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कहाँ पर लिखी गई हैं, आर्टिकल 84 में लिखी गई हैं। तो ध्यान में रखना, आर्टिकल 80 जो है ये हमें बताता है कंपोजिशन के बारे में, कि यहाँ पर जो हमारी राज्यसभा इसकी कंपोजिशन क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी कितनी होगी। यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 84 है ये हमें बताता है जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर यहाँ पर शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आपका शेड्यूल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोविजंस देता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो हम राज्यसभा की सीट्स को एलोकेट करते हैं राज्यों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन, इसका मेंशन देखने को मिलेगा शेड्यूल 4 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इनका कहना है कि भारत के अंदर जो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, इनकी नींव टिकी हुई है पूरी की पूरी जो हमारा सीक्रेसी ऑफ बैलेट का कंसेप्ट है। देखिए, जब भी आप जनरल इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं, जब भी आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, तो यहाँ पर सीक्रेसी ऑफ बैलेट रहती है। यानी कि आप नहीं बताते किसी को कि आपने वोट किसको डाली है, आपको किसी को बताना नहीं पड़ता
यहाँ पर आपकी वोट जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है, किसी को नहीं पता चलता कि आपने वोट जो है किसको डाली है यहाँ पर। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि भारत के हर एक इलेक्शन में क्या हमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट देखने को मिलता है? तो ध्यान में रखना, भारत में जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर आपका सीक्रेट बैलेट का कंसेप्ट नहीं रहता है। यहाँ पर जब आपके एमएलए वोट डालते हैं तो उन्हें अपने अथॉरिटेटिव एजेंट या फिर जिस भी बंदे के पास व्हिप जारी करने की पावर है उस पार्टी की, उस बंदे को यहाँ पर दिखाना होता है कि उसने यहाँ पर किसको वोट डाली है, ताकि यहाँ पर करप्शन कम हो सके, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग के केसेस ना आए। इसी वजह से राज्यसभा के अंदर सीक्रेट बैलेट का कंसेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सीक्रेसी ऑफ बैलेट के ऊपर बताया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस, यहाँ पर सीक्रेट बैलेट वाली कोई चीज़ नहीं होती है। हालांकि आप जनरल इलेक्शंस देखेंगे, लोकसभा के देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के देखेंगे, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ के देखेंगे, वहाँ पर सीक्रेसी ऑफ बैलेट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आर्टिकल 326 के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो लोग हैं जिनकी आयु 18 ईयर से ज़्यादा है वो यहाँ पर इलेक्शन के अंदर वोट डाल सकते हैं। ये हमारा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? राइट टू वोट के बारे में कौन से आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 326 में मेंशन है कि भारत के जो लोग हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से यहाँ पर ज़्यादा है, आर्टिकल 326 के तहत यहाँ पर इलेक्शन के अंदर वोट डाल सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको सीडीएस के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी, सबसे इफेक्टिव टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 25+ फुल मॉक टेस्ट, 100+ सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट है इनकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करने हैं तो वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के अलग से प्रैक्टिस करने हैं तो वो देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए अलग से सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो अलग से देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो अलग से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पैरा जंपल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या फिर किसी अन्य पोर्शन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो यहाँ पर आपको सेपरेटली देखने को मिलेंगे। इसी वजह से सेक्शनल मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार हमें किसी स्पेसिफिक सेक्शन में दिक्कत होती है तो वहाँ पर उस सेक्शन के क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी रहेगी, जहाँ पर हर एक मॉक टेस्ट में आपके 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से लास्ट वाले कुछ टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एग्जाम क्लियर करने की जो आपकी नींव होती है 3 चीज़ों के ऊपर टिकी हुई है। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर आप रिवाइज किस तरह से करते हैं और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट किस तरह से देते हैं। इनमें से अगर एक भी पिलर आपका गिर गया तो आपकी प्रेपरेशन जो है उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इसी वजह से यहाँ पर आपके तीनों पिलर जो हैं मजबूत होने चाहिए अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। इसी वजह से यहाँ पर आपको सीडीएस की टेस्ट सीरीज में एनरोल जरूर करना चाहिए। इसमें एनरोल करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना होगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हम बात करने वाले हैं फॉर्म बिल्स के बारे में। आपको पता है कि फॉर्म बिल्स का मुद्दा जो है अभी तक आपका चल रहा है। अभी यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। देखिए, फॉर्म बिल के चलते क्या हुआ, यहाँ पर जो आपकी पंजाब सरकार है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने फॉर्म बिल्स को काउंटर करने के लिए अपने रेजोल्यूशन को लेके आए और यहाँ पर उन्होंने अपने बिल पास कर दिए फॉर्म बिल्स को काउंटर करने के लिए। अभी यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर है ये हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है।
यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर है, क्या ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है? देखिए, भारत का जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में आपको देखने को मिलेंगे ये प्रोविजंस कॉन्करेंट लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के, यूनियन लिस्ट के, यानी जहाँ पर हमारी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, जहाँ पर हमारी स्टेट लॉज बना सकती हैं, जहाँ पर पार्लियामेंट और स्टेट जो है दोनों लॉज बना सकते हैं। अभी शेड्यूल 7 के अंडर जो आपका आर्टिकल नंबर 246 है, आर्टिकल 246 है, अगर हम वहाँ पर बात करें, जो आपका एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर मार्केट है, वो दोनों ही आपके किसके अंडर आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारी पंजाब सरकार थी, इन्होंने क्या किया, फॉर्म बिल्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उनके पास यहाँ पर पावर है, उन्होंने काउंटर करने के लिए यहाँ पर बिल्स को लेकर आ गए हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर आपको शेड्यूल 7 के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पर आर्टिकल 246 के बारे में पूछा जा सकता है। अभी आप यहाँ पर पूछेंगे कि अगर इस केस में हमारा क्लैश हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फॉर्म बिल्स को पास कर दिया है, यहाँ पर राज्य सरकार ने उसे काउंटर करने के लिए बिल्स को पास कर दिया है, तो यहाँ पर जो इस तरह के मुद्दे होते हैं, ये जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, ये हमारे कहाँ पर जाएंगे? बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। ध्यान से सुनना, क्या होती है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उन मुद्दों को सुनता है जहाँ पर दो राज्य सरकारें आपस में टकरा जाती हैं, या फिर केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार का आपस में कोई ना कोई डिस्प्यूट होता है, ये हमारे आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। और यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमारी आती है आर्टिकल 131 के अंडर। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर मार्केट जो है यहाँ पर कौन सी लिस्ट का पार्ट है? ये हमारे स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 246 में। और यहाँ पर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हमारी राज्य सरकारें लॉज बना सकती हैं, किन चीज़ों के ऊपर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों लॉज बना सकती हैं, और किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर केंद्र सरकार लॉज बना सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर क्लैश हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर जो आपके डिस्प्यूट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट है, या फिर दो राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, जिसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 131 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। कोविड-19 के चलते बहुत सारी राज्य सरकारों के पास पैसों की किल्लत आ गई थी। अभी जो हमारी राज्य सरकारें होती है ना, इनके पास एग्जेक्टिव पावर होती है यहाँ पर अमाउंट को बोरो करने की। अभी ध्यान में रखना, जो हमारी राज्य सरकारें हैं किसी भी अमाउंट को बोरो कर सकती हैं सिर्फ भारत की टेरिटरी के अंदर अंदर ही। बाहर से, फॉरेन से, अब्रॉड से यहाँ पर राज्य सरकारें जो हैं किसी भी अमाउंट को बोरो नहीं कर सकती हैं। अभी जैसे आप कोई ना कोई अमाउंट बोरो करते हैं तो आपको भी तो कोई सिक्योरिटी देनी होती है। तो यहाँ पर जब राज्य सरकारें किसी चीज़ को बोरो करती है, किसी अमाउंट को बोरो करते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपका क्या होता है? यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ध्यान में रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जहाँ पर आपके टैक्सीज का, राज्य सरकारों का जो रेवेन्यू का पैसा जाता है, वो हमारा सिक्योरिटी के लिए रहता है। अभी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। कोविड-19 के बाद जब राज्य सरकारों ने पैसा उठाना शुरू किया, तो यहाँ पर बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से लोन ले रखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे लोन ले रखा होता है। अभी यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा कि कौन सा हमारा आर्टिकल कहता है कि राज्य सरकारों को बोरो करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है, परमिशन चाहिए रहता है, अगर ऑलरेडी उन्होंने कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उठाया हुआ है पहले। ध्यान में रखना, अगर राज्य सरकारों ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो किया हुआ है पैसा, तो यहाँ पर अगर वो दोबारा से भारत की टेरिटरी के अंदर कोई पैसा बोरो करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर सबसे पहले परमिशन चाहिए रहती है, कंसेंट चाहिए रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर 293। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 293 हमें बताता है कि अगर जो हमारी राज्य सरकारें हैं उन्होंने कोई अभी पैसा उनका पेंडिंग है जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस नहीं किया है और यहाँ पर वो बोरोइंग करनी चाहते हैं, यहाँ पर वो पैसा उठाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले प्रायर परमिशन चाहिए होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 293। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 137 के बारे में। आर्टिकल 137 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 137 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर या फिर किसी भी जजमेंट को यहाँ पर रिव्यू कर सकता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहती है, वो अपने पास किए हुए किसी भी ऑर्डर को, किसी भी जजमेंट को यहाँ पर रिव्यू कर सकता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर जो आपकी रिव्यू पिटीशन होती है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दायर होती है, तो यहाँ पर कौन से आर्टिकल की इंपॉर्टेंस आती है? आर्टिकल 137 की इंपॉर्टेंस आती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर, किसी भी जजमेंट को यहाँ पर रिव्यू कर सकता है। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। कल मिलता हूँ ऐसी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको दोबारा से याद दिलवा देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक CDS के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं की है तो कर दीजिए। समय आपके पास कम है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।